boys and girls, this video for business study class 12 chapter 10 फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट एक तरह से अपन ये कह सकते हैं वह प्लेस होता है जहाँ पर जिनके पास एक्सेस पैसा होता है वह पैसा उस फाइनेंशियल मार्केट के बेस पर जिनको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ तक पहुँचाकर अपना रिटर्न भी एक तरह से जो सेवर है वो तो अपना रिटर्न ले लेगा, और जो बिजनेस एंटरप्राइजेस होती हैं या जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है उनको फंड्स अवेलेबल करवाकर वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए जिसके पास एक्सेस पैसा है वह पैसा किसको अवेलेबल करवाएगा, वह अवेलेबल करवाएगा जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, और रिक्वायटर उसके लिए उसको कुछ अमाउंट एक तरह से अपन कह सकते हैं कि यह हमारे जो फाइनेंस की जिनको रिक्वायरमेंट होती है उनको सोर्सेस अवेलेबल्स करवाते हैं। अब इसमें दोनों वेज होते हैं, एक पार्टीज होती है देने वाली और एक पार्टीज होती है लेने वाली, और फाइनेंशियल मार्केट जो है इन दोनों के बीच का एक ब्रिज होता है जो जिनके पास एक्सेस पैसा है वह पैसा लाकर जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है उनको अवेलेबल करवाता है, और इनके बेस पर ये तो अवेलेबल करवाएगा तो उसकी जो चार्जेस रहेगा तो इसके और उनके लिए इनका जो रिटर्न होता है जिनके पास एक्सेस पैसा था वो चाहते हैं कि यार मेरे पास जो एक्सेस पैसा पड़ा है ये बिना बात के नीडलेस पड़ा ना रहे या अनयूजेबल पड़ा रहे, मैं इसको ऐसी जगह लगा दूं जहां से मेरे को थोड़ा इसका अच्छा रिटर्न मिलता रहे। उसी प्रकार जो रिक्वायरमेंट जो रहते हैं जो बिजनेस एंटरप्राइजेस जिनको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहती है एवरी टाइम रहती है वह भी चाहते हैं कि यार मेरे को एक ऐसा प्लेस मिले जहाँ से मैं जब भी चाहूँ जब मेरे को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हो मैं वहाँ से पर पैसा उठाकर उसका यूज़ करूँ, देन उसको रीपे करके उसके जो भी चार्जेस वो पे कर दूँ और मेरी जो एक्टिविटीज़ है उसको मैं कंप्लीट कर लूँ। तो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो प्लेस होता है जहाँ पर एक रिक्वायर और एक सप्लायर दोनों को कनेक्टेड किया जाता है, दोनों को मिलाया जाता है। यहाँ पर जो सेवर्स होते हैं जिनके पास एक्सेस पैसा होता है, एक्सेस मनी होती है, वह पैसा वहाँ से उठाकर फाइनेंशियल मार्केट के जो मैनेजर्स होते हैं या फाइनेंशियल मार्केट के जो भी वर्कर्स होते हैं वह फंड उठाकर जिनको रिक्वायरमेंट होती है, जिन बिजनेस एंटरप्राइजेस को या कंपनीज को फंड की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ तक उसको पहुँचाते हैं, और इसमें अपना जो भी कमीशंस होता है जो भी अपने चार्जेस होते हैं वो लेकर अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो ये होता है अपना मार्केट प्लेस, फाइनेंशियल मार्केट प्लेस। ये था इसका एक तरह से अपन कह सकते हैं इंट्रोडक्शंस। तो ये था। अब इसके बाद देखते हैं अपन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस क्या होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में किन किन फंक्शंस को एग्जीक्यूट किया जाता है, क्या क्या वर्क किया जाता है। तो इसमें पहला है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। यानी जो सेविंग है जो बचत है उसका मोबिलाइजेशन करना, उसको फैसिलिटेट करना, उसको सही प्रोडक्टिव यूज़ में लगाना, उसको यूजलेस पड़े नहीं रहने देना है। मतलब आपके पास 1 लाख पड़ा है, अगर ये 1 लाख रुपए जिसको रिक्वायरमेंट है अगर उसको दे दिया जाए तो वह उसका प्रोडक्टिव यूज़ करके या उसको जिस भी एग्जीक्यूशन में या जिस भी एक्टिविटी में रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करके वह उससे या तो प्रॉफिट अर्न करेगा या उससे जो भी उसको प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करनी है या प्रोडक्टिविटी जो प्रोड्यूस करनी वो प्रोड्यूस कर सकता है अगर उसको अवेलेबल हो गया तो। अगर नहीं हुआ तो आपके पास अनप्रोडक्टिव पड़ा हुआ है, क्योंकि पैसे अगर बिना बात के अगर पड़ा रहता है तो उससे तो कुछ तो होता नहीं है। सीधा सा अगर ये सही जगह सही एक्टिविटीज़ में अगर लग जाता है तो उसका अच्छा रिटर्न मिलता है, अच्छा आउटपुट मिलता है। तो फाइनेंशियल मार्केट का मैं जैसे आप लोगों को पहले बता चुका, फाइनेंशियल मार्केट जो होता है, फाइनेंशियल मार्केट वो प्लेस होता है जहाँ पर सेवर्स के जो सेविंग होती है उस सेविंग को इस प्रकार से यूज़ किया जाता है या उस सेविंग को उन लोगों को अवेलेबल करवाया जाता है जिनको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे वह अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करके और उसके बदले में उनको कुछ प्लस रिटर्न उनको प्रोवाइड कर देते हैं, उनको चार्जेस दे देते हैं। जैसे एक इन्वेस्टमेंट हो गया, जैसे कुछ हो गया, जैसे मान लीजिए एक बिजनेस एंटरप्राइजेस को अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो सीधा से क्या करेगा कि फाइनेंशियल मार्केट में जाएगा, या जो अपना जो जानते हो आपके जो फाइनेंशियल मार्केट इन द सेंस जो शेयर मार्केट वगैरह रहते हैं, शेयर मार्केट में गया, वहाँ पे उसने सोर्सेज को फाइंड किया, यार मेरे को इतने मनी की इतने टाइम के लिए रिक्वायरमेंट है तो इसके कौन कौन से सोर्सेज है, तो उन सोर्सेज में से उसको जो सोर्सेज अपनी एक्टिविटीज़ के लिए सूटेबल लगा वहाँ से पैसा उठाया और सीधा सा उसने अपने यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी या अपनी जो भी रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफ़िल करके
अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया, अपना कम कंप्लीट कर लिया। उसी प्रकार सेवर होता है कि यार मेरे पास इतना पैसा एक्सेस पड़ा हुआ है, सेविंग में अकाउंट में पड़ा हुआ है, यहाँ पर पड़ा हुआ है, घर पे पड़ा हुआ है, यार मैं ये पैसा नीडलेस है, इस पैसे का मेरे को कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है, मेरे को ऐसा प्लेस चाहिए, मैं ऐसा एक प्लेस मेरे को चाहिए जहाँ पर जाके मैं सर्च करूँ कि यहाँ पर मैं सिक्योरली प्रॉपर तरीके से इस पैसे को यहाँ जो अवेलेबल सोर्सेस है उसमें लगाऊं, जिससे मेरे को मेरा रिटर्न अच्छा मिले और मेरा पैसा यूजलेस पड़ा ना रहे। तो यह सारा वर्क कौन करता है? फाइनेंशियल मार्केट। तो यह इसकी फर्स्ट था फैसिलिटीज़ प्राइस डिस्कवरी। अब प्राइस डिस्कवरी सीधा से ये रहता है कि आप लोग भी जानते हैं कि प्राइस कब क्रिएट होती है? प्राइस जब क्रिएट होती है जब पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फाइनेंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो, जहाँ पर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड होती है इवन सप्लाई के अगेंस्ट, तो वहाँ पर उसकी जो प्राइस होती है वो हमें राइस होती है, प्राइस हमें अच्छी मिलती है। तो फाइनेंशियल मार्केट वो प्लेस होता है जहाँ पर हमें हमारी जो फाइनेंस है या हमारी जो सेविंग है उसकी अच्छा रिटर्न की प्राइस हमें मिल जाती है इजी गोइंग। उसके लिए हमें किसी प्रकार का कोई भी रिसर्च या किसी प्रकार की कोई भी मतलब एक तरह से कोई एक्सटर्नल या एक्सेस एक्टिविटीज़ हमको करनी नहीं पड़ती। सीधा सा वहाँ पर आप जाएँ, फाइनेंशियल मार्केट में जाएंगे, वहाँ के जो ब्रोकर रहेंगे, जो मैनेजर्स हैं, उनसे बात करेंगे, यार भाई मेरे पास इतना पैसा है, इसको मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, इसको मैं लगाना चाहता हूँ। तो वो आपको ऑप्शंस बता देगा कि भाई आप इस बैंक इस फाइनेंस कंपनी में लगा दीजिए, इस कंपनी में लगा दीजिए, इसके शेयर खरीद लीजिए, इसके डिबेंचर खरीद लीजिए, इसको आपको इतना रिटर्न मिलेगा, इससे आपको इतना रिटर्न मिलेगा। वो सब कुछ आपको उसके कंपैरिजन में पूरी लिस्ट होती है, वो प्राइस की लिस्ट आपको बता देता है। अब उस आपको जो सूटेबल लगता है वो चूज़ कीजिए और ये आप उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। तो ये अपना प्राइस करवाता है। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल असेट्स। तो यह हमारे जो असेट्स होती हैं उन असेट्स को लिक्विडिटी में कन्वर्ट करने में भी एक हेल्प प्रोवाइड करता है। कैसे? अब यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को पैसे की रिक्वायरमेंट है और वो चाहता है कि यार मेरे पास ये जो मशीन पड़ी है ये अभी यूज़ नहीं आ रही है, मैं इसको बेचकर अपने फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट कर दूँ। तो यूँ तो अगर वो मार्केट में बंदों को ढूंढने जाएगा, मार्केट में किसी को देखने जाएगा तो उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो फाइनेंशियल मार्केट में क्या रहता है कि वहाँ पर सीधा सा दोनों ऑप्शंस होते हैं। जिनको रिक्वायरमेंट है वो अपनी क्वेरी वहाँ पर दो और जिनको देना है वो भी अपनी क्वेरी वहाँ पर दो। दोनों को फिर वो मिलाएगा कि भाई आपके पास ये सोर्सेस हैं जो आप इसको सेल करना चाहते हैं और आपको इस एसेट्स या इस मशीन की रिक्वायरमेंट है जिनको आप परचेस करना चाहते हैं। दोनों को मिलाया, दोनों को डील कराई और इससे क्या हुआ, जिसको रिक्वायरमेंट थी उसको मशीनरी मिल गई और जिसको पैसे की ज़रूरत थी उसने अपनी एसेट्स से बेचकर अपनी लिक्विडिटी यानी अपनी फिक्स्ड एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर लिया। तो यह भी अपनी मतलब एसेट्स को फाइनेंस में कन्वर्ट करने की फैसिलिटी या कैश में कन्वर्ट करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स। अगर मान लीजिए फाइनेंशियल मार्केट ना हो तो सपोज अभी जैसे अपन ने फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने का या फिक्स्ड एसेट्स को उसमें कन्वर्ट करने का अपन ने एक एग्जांपल देखा था। अगर मान लीजिए फाइनेंशियल मार्केट नहीं होता है तो जिसको मशीन सेल करना है वो मार्केट में जाएगा, वहाँ पर लोगों से बातचीत करेगा, कंपनीज वगैरह को ढूंढेगा, कैंडिडेट को ढूंढेगा, उसमें उसको 2 दिन लग गए, 4 दिन लग गए, 15 दिन लग गए और उसके लिए उसको कितनी कॉस्टिंग आई और उसको जब पैसे की रिक्वायरमेंट थी जब उसकी फुलफिल नहीं हुई तो वो भी लॉस हो रहा है। तो इससे काफ़ी सारी कॉस्ट बढ़ गई ना, यानी टाइम भी गया, कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी टाइम टू टाइम फुलफिल नहीं हो रही है। और तो ये कब तक, जब फाइनेंशियल मार्केट है। अगर फाइनेंशियल मार्केट अवेलेबल है तो वो सीधा कुछ नहीं करेगा, सीधा सा फाइनेंशियल मार्केट के जो मैनेजर्स या जो ब्रोकर होता है उनको कॉल लगाएगा कि यार मेरे पास ये असेट्स हैं, मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, मैं इसको बेचना चाहता हूँ, कोई पार्टी हो तो मेरे को बताओ। फाइनेंशियल मार्केट का जो ब्रोकर या मैनेजर रहेगा वो सीधा सा उसके पास जो पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उन लोगों से कांटेक्ट करेगा, उनको बताएगा कि यह अपने पास एस्टिमेटेड मशीनरी से वो सेल करना चाहता है, उसकी ये प्राइस है। तो उन दोनों के बीच में जिनको यह सूटेबल लगेगा, जिनको ये इस चीज़ पे एग्री हो जाएंगे, जिनके लिए यह बेनिफिशियल रहेगा, वो सीधा सा जाके उस चीज़ को परचेज कर लेगा। तो उसको कहीं जाना नहीं पड़ा बेचने वालों को और ना ही लेने वालों को कहीं जाना पड़ा। दोनों ने फाइनेंशियल मार्केट वालों के जो ब्रोकर हैं उनसे कांटेक्ट किया, उसने उन दोनों को मिला के डील करवा दी। तो देखा जाए तो इसमें सिर्फ उनका मिनिमम जो कमीशन है वो कमीशन देना पड़ेगा और उसके साथ ही साथ टाइम टू टाइम मतलब
जिस टाइम पे आपको रिक्वायरमेंट थी उस टाइम पे आपकी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो यह हमारी ट्रांजेक्शन की जो कॉस्ट होती है उसको रिड्यूस करता है। तो ये चीज़ होती है। उसी प्रकार इन्वेस्टर में भी होता है। अब बैंक जो सेवर है जिसके पास पैसा है, अब वो चाहता है कि यार मैं किसी को ब्याज से दे दूँ या किसी के बिजनेस में लगा दूँ या किसी ऐसी एक्टिविटीज़ में लगाऊँ जो मेरे को अच्छा रिटर्न दे सके। तो उसके लिए वो मार्केट में सर्च करता रहेगा, अलग अलग जाएगा, लोगों से बातचीत करेगा, एक्टिविटीज़ देखेगा, ये देखेगा, वो देखेगा। तो उसमें उसका टाइम भी काफ़ी स्पेंड हो रहा है और उसके लिए उसको पैसा भी काफ़ी एक तरह से पैसा भी उसका इन्वेस्ट होता जा रहा है। लेकिन अगर फाइनेंशियल मार्केट है तो सीधा से ब्रोकर को कहा कि यार मेरे पास 10 लाख रुपए एक्सेस है, मैं इसको किसी अच्छी कंपनी बताओ जहाँ पे इसको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिस्ट में से देखा कि भाई आप इस फलाना कंपनी में इन्वेस्ट करो, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इजी गोइंग काम हो गया, उसको ना तो कोई टाइम स्पेंड करना पड़ा, ना इधर उधर घूमना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो यह हमारी ट्रांजेक्शन की कॉस्ट को रिड्यूस करता है, कम करता है। तो ये हमारे इसके फाइनेंशियल जो मार्केट थे उसके फंक्शंस से। पहला तो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, यानी सेविंग को मोबिलाइज करता है, सेविंग को सही जगह पर लगाता है, उसका प्रोडक्टिव यूज़ करता है जिससे अच्छा सही आउटपुट हमें मिल सके, यानी हमारा पैसा नीडलेस या यूजलेस पड़ा ना रहे। फैसिलिटी प्राइस डिस्कवरी, इसके साथ ही साथ हमें इन्वेस्ट के कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल करवाता है, कहीं अच्छी हाई रेट हमें अवेलेबल करवाता है, जिससे हमें जो सूटेबल लगता है वहाँ पर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करके मैक्सिमम रिटर्न उससे ले सकते हैं। और प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, तो जिनको भी एसेट्स वगैरह बेचना है वह अपने फाइनेंशियल मार्केट के ब्रोकर से कांटेक्ट करो। उसके पास बायर भी होता है, सेलर भी होता है, दोनों को मिलाएगा और हाथों हाथ आपकी फिक्स्ड एसेट्स को सेल करके आपकी कैश की जो प्रॉब्लम है या फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट कर देता है। रिड्यूसिंग प्राइस का तो आपने समझ ही लिया कि अगर आपके पास फाइनेंशियल मार्केट है तो आपको इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सा फाइनेंशियल मार्केट के ब्रोकर के पास जाओ, उससे बात करो, उसको बताओ कि भाई मेरे पास ये मशीन है या मेरे को इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो सोर्स बताएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अवेलेबिलिटी बताएगा और आपकी जो फुलफिल रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट कर देगा। तो ये थे इसके फंक्शन। नाउ नेक्स्ट इज मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट अपन किसे कहते हैं? तो द मनी मार्केट इज ए मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड विच डील इन द monetary assets whose period of maturity is upon 1 year. These assets are close subtitles for money. It is a market where low risk, unsecured and short-term debt instruments that are highly liquid are issued and यानी मनी मार्केट सीधा सा अपन कह सकते हैं मनी मार्केट वह मार्केट होता है जहाँ पर हमें फाइनेंस एक तो शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है, फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म के नहीं मिलेगा। फाइनेंस आपको यहाँ पर जो आपकी जो फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो शॉर्ट टर्म वाली ही यहाँ पर फुलफिल की जाती है और यहाँ पर हमें लो इंटरेस्ट रेट पर और अनसिक्योरिटी इन द सेंस अपन कह सकते हैं उसके लिए अपन को कोई सिक्योरिटी वगैरह डिपॉजिट करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उस प्रकार का फाइनेंस हमें मनी मार्केट में अवेलेबल होता है, यानी वह मार्केट जहाँ से एक बिजनेस कंपनी या एंटरप्राइजेस की शॉर्ट टर्म की जो रिक्वायरमेंट होती है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल किया जाता है। जस्ट लाइक यह विथ इन 1 ईयर होती है, यानी एक 1 ईयर के अंदर विथ इन 1 ईयर में इसकी जो फाइनेंस होती है या इसके जो सोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनको हमें मैच्योर करके वापस पे करना रहता है। और इसके साथ साथ इसकी इंटरेस्ट रेट भी लो होती है और इसमें अपने को जो सिक्योरिटी वगैरह जो देना रहता है वो ऐसा कुछ नहीं रहता है। और इट हैज़ टू फिजिकल लोकेशन बट इज़ एन एक्टिविटी कंडक्ट ओवर द टेलीफोन एंड थ्रू इन द इंटरनेट, यानी यह एक पर्टिकुलर फिजिकल मार्केट भी अवेलेबल होता है, फिजिकल सिचुएशन भी होती है, लेकिन फिर भी मोस्टली वर्क इसका या तो टेलीफोन पे होता है या इंटरनेट। जैसे शेयर मार्केट वगैरह देखते हैं ना अपन, टेलीफोन पे सीधा जो शेयर मार्केट इंटरनेट पे गए, फलाने देख शेयर मार्केट की साइट डाली, वहाँ पर अपने को जितने भी कंपनीज हैं उनके शेयर्स या डिबेंचर्स या जो भी हमारे हैं वो सब अवेलेबल्स हो जाते हैं। वहाँ पे जो हमें बेस्ट लगा उसको हमने परचेज़ कर लिया, या जो सोर्स हमें अच्छा लगा भाई इससे हमें इजी गोइंग या लो इंटरेस्ट रेट पर हमें प्राइस मिल जाएगा, तो वहाँ से हमने हमारे जो फंड की है वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लिया। तो ये सारा अपना रहता है और यह एक टेम्परेरी शॉर्टेज, मनी की जो टेम्परेरी शॉर्टेज होती है उसको फुलफिल करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। अब मनी मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स या कह सकते हैं मनी मार्केट के कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट इज ट्रेजरी बिल। ए ट्रेजरी बिल इज बेसिकली ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैच्योरिंग इज लेस देन 1 ईयर। यह एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, बोरोइंग
इंस्ट्रूमेंट होता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मतलब एक तरह से कहते हैं सरकारी इंस्ट्रूमेंट होता है शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, जिसे हम विद इन 1 ईयर में रीपे करना रहता है। इसकी मैच्योरिटी पीरियड ये रहती है। इसे जीरो कूपन बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है और इसे रिजर्व बैंक के द्वारा इशू किया जाता है। बी आप ऑन द कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट इट शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड्स, किसकी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म फंड की जो मीट वगैरह जो रहती है, मतलब उनके द्वारा जो भी मीटिंग करके या बजट वगैरह जो डिसाइड किया जाता है उसके बेस पर RBI ट्रेजेबल इशू करती हैं और जो मार्केट में शॉर्ट टर्म की जो कंपनीज की जो डिमांड होती है उसको फुलफिल किया जाता है। इसकी मैच्योरिटी जो पीरियड होता है विद इन ईयर होता है। ट्रेजेबल इशू इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट, ये प्रॉमिसरी नोट के रूप में किया जाता है, मतलब एक वो होता है ना वायदा नोट, वादा वाला नोट कि भाई इसमें आपको यह मतलब कमिटमेंट करता हूँ कि ये जो मैं पैसा ले रहा हूँ इसको विद इन ईयर में मैं आपको पे कर दूंगा, एक तरह से आपको एग्रीमेंट देना होता है। दे आर हाईली लिक्विड एंड हैवी एश्योर्ड यील्ड एंड नेग्लिजिबल रिस्क ऑन डिफ़ॉल्ट, यानी एक तो यह बहुत ज़्यादा लिक्विड, हाईली लिक्विडिटी, यानी इसको बहुत जल्दी अपन लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विडिटी में अपन इसको ले सकते हैं। जब भी हमें पैसे की रिक्वायरमेंट हो फटाफट ट्रेजेबल का हमारा जो भी भाई आपकी गुडविल अच्छी होनी चाहिए, कंपनी की गुडविल अच्छी होनी चाहिए, रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए, तो उसके बेस पर हम ट्रेजेबल से हमारी लिक्विडिटी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको क्विकली फुलफिल कर सकते हैं। देयर आर इशू एट ए प्राइस वेयर इज़ लोअर देन देयर फेस वैल्यू एंड रैपिड एट पर, यानी इसकी जो फेस वैल्यू होती है, सपोज रख लीजिए 1 लाख रुपए का है तो ये इशू कितने में किया जाएगा 96,000 पे, और फिर इसको जो रिपेड किया जाता है वो इसकी एक्चुअल प्राइस पर पे किया जाता है जो इसकी प्राइस होती है। जैसे 1 लाख है तो आपको जब पे करना है वो आपको 1 लाख रुपए में ही पे करना रहेगा। द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट द ट्रेजेबल बिल आर इशू एंड देयर रिडक्शंस वैल्यू इज द इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन देम, जो अपन ने इसको इशू किया था 1 लाख का 96 में इशू करवाया और पे अपन ने 1 लाख किया, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस 4,000 था वो क्या रहेगा, इसका इंटरेस्ट कहलाता है, वो इसका चार्जेस हो गया, वो इसका इंटरेस्ट हो जाता है। ट्रेजेबल आर अवेलेबल फॉर मिनिमम अमाउंट 25,000 इन ए मल्टीपल देरो, ये मिनिमम 25,000 से बहुत ज़्यादा अमाउंट तक अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल इसने दिया है कि एक इन्वेस्टर को 91 डेज के लिए ट्रेजेबल इशू क्या है जिसकी वैल्यू 1 लाख है, और इसको दिया, इसका रिटर्न कितना मिला उसको 96,000 एंड इन्वेस्टर, उसके बाद जब इसकी मैच्योरिटी पीरियड आई तो मैच्योरिटी पीरियड में इन्वेस्टर्स ने 1 लाख रुपीज़ रिसीव किया, तो दिया कितना उसने 96 और मैच्योरिटी पीरियड में रिसीव कितने किया 1 लाख, तो 4,000 का जो इस डिफरेंसेस है वो इसका क्या हो गया, वो इसका एक तरह से इंटरेस्ट हो गया है, वो इसके तरीके से इसका ब्याज हो गया है, चार्जेस हो गया। तो ये अपना ट्रेजेबल होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे RBI द्वारा इशू किया जाता है, शॉर्ट टर्म का होता है, विद इन पीरियड इसको मैच्योर करना रहता है। नाउ नेक्स्ट इज कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड promissory note, negotiable and transferable by endorsement and delivered with a fixed maturity period, यानी जो कॉमर्शियल पेपर जो होता है ये भी एक हमारा अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट होता है जिसे हम नेगोशिएट कर सकते हैं, एक जगह मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, जैसे मेरे को रिक्वायरमेंट थी मैंने ले लिया, अब मैं मेरे बिहाफ पर किसी थर्ड पार्टी को, सेकंड पार्टी को भी या थर्ड पार्टी को भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, और यह जो रहता है इसके फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है। It is issued by large and credit-worthy company to raise short-term fund at the low rates of interest than market rates. यह जो अच्छी रेपुटेड कंपनी जो रहती है ना, जिसका मार्केट में अच्छा गुडविल होती है, अच्छी रेपुटेशंस होती हैं, जब उनको शॉर्ट टर्म के लिए लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर मार्केट में जो रेट चल रही है उससे कम इंटरेस्ट रेट पर पेमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कॉमर्शियल पेपर का यूज़ होता है, और इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 15 days to 1 year। द इशुएंस ऑफ कमर्शियल पेपर इज अल्टरनेटिव द बुक बैंक बोरोइंग फॉर लार्ज कंपनी डेट आर जनरली कंसिडर टू बी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। यह जो एक मतलब बैंक का जो बैंक फाइनेंसिंग का
अल्टरनेटिव के रूप में। बैंक के द्वारा जो फाइनेंस किया जाता है उसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है, और यह उन कंपनी को अवेलेबल कराया जाता है जिसकी फाइनेंशियली कंडीशन या फाइनेंशियली पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। मैंने कहा ना, जो बहुत रेपुटेटेड कंपनीज होती है, जस्ट लाइक अपना रिलायंस वगैरह या जियो कंपनीज वगैरह हो गई हैं। एंड इट इज़ सोल्ड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पर, इसको डिस्काउंट पे भी बेचा जा सकता है, और रिडीमेबल अमाउंट यानी जिसमें इसको पे करना है उस पर भी दिया जा सकता है। द ओरिजिनल पर्पस ऑफ कमर्शियल पेपर वाज टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड फॉर सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल नीड्स। सीजनल एंड वर्किंग, जब मतलब जो सीजनेबल रिक्वायरमेंट या वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज यूज दिस इंस्ट्रूमेंट फॉर पर्पज सच एज ब्रिज फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग के ब्रिज के लिए। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे सपोज किसी कंपनी को लॉन्ग टर्म फाइनेंस की मतलब कोई कंपनी एक फिक्स्ड एसेट्स या एक बड़ी मशीनरी परचेज करना चाहती है, उसकी कॉस्टिंग 1 अरब रुपये है। सपोज 1 अरब रुपये उसकी कॉस्टिंग है, ठीक है। अब उसके लिए वो फाइनेंस कराने के लिए उसने बैंक से कंसल्ट कर लिया, बैंक से उसने बात होगी, लेकिन बैंक से होगी या फिर अपन एक तरह से कैसे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होगी है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब वो तो सारा एग्रीमेंट है, वो सब कुछ हो गया, लेकिन उस फाइनेंस को या उस जो रिसोर्सेस है उसको फुलफ़िल करने के लिए या उसको कंप्लीट करने के लिए उसकी जो कॉस्टिंग होती है, उस कॉस्टिंग के लिए हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है। उसकी कॉस्टिंग के लिए हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है। जो हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस का जो सोर्स अवेलेबल होता है तो उसकी कुछ कॉस्टिंग होती है। अब उस कॉस्टिंग के लिए भी हमें शॉर्ट टर्म के फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, तो उस जगह हम किसका यूज़ करेंगे? कॉमर्शियल पेपर का। जैसे इसने दिया है, सपोज ए कंपनी नीड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू बाय सम मशीनरी इन ऑर्डर टू राइज द लॉन्ग टर्म फंड इन द कैपिटल मार्केट। तो लॉन्ग टर्म फंड तो वो कैपिटल मार्केट से ले लेगा। द कंपनी विल हैव टू इंक्लूड फ्लोटेशन cost associated with floating of issue or brokerage, commission, printing and application advertising। इन सब के लिए उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगा? तो फंड राइज थ्रू कमर्शियल पेपर आर यूज टू मीट द फ्लोटिंग कॉस्ट। दिस इज नाउ ब्रिज फाइनेंसिंग। इसे अपन क्या कहते हैं? ब्रिज फाइनेंसिंग के नाम से जानते हैं। कॉल मनी, कॉल मनी शॉर्ट टर्म फाइनेंस रीपेबल ऑन डिमांड। यह भी शॉर्ट टर्म फाइनेंस है और यह डिमांड पर रीपे करनी होती है, यानी जब मांग लिया है तब आपको पे करना होता है। विथ ए मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 day to 15 days। और इसकी मैच्योरिटी क्या रहती है? 1 दिन से लेके 15 दिन के अंदर अंदर। यूज फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स, कमर्शियल बैंक हैव टू मेंटेन ए मिनिमम कैश बैलेंस नाउन एज ए कैश रिजर्व रेशियो। और यह बैंक के इंटरनल बैंकों के ट्रांजेक्शन के लिए, यानी एक बैंक से दूसरे बैंक के में जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें यूज़ होता है। अब हम लोग सभी जानते हैं कि बैंक एक मिनिमम कैश रिजर्व अपने पास रखती है, यानी कैश की अवेलेबिलिटी अपने पास रखती है ताकि वो अपने डिपॉजिटर को टाइम टू टाइम पेमेंट कर सके। बहुत सी बार क्या होता है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेंज द कैश रिजर्व रेशियो। रिजर्व बैंक इस कैश रिजर्व रेशियो में चेंजेस करता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, विच इज टर्न अफेक्ट द अमाउंट ऑफ फंड अवेलेबल। तो इससे क्या, अगर मान लीजिए बैंक के पास जो सेविंग अवेलेबल्स है, जो रिजर्व रेशियो रिजर्व अपने उसके पास अवेलेबल है, अब RBI ने उसको बढ़ा दिया। उस समय मान लीजिए उसके पास अवेलेबल कैश नहीं है, 10-15 दिन के पास उसके पास फंड नहीं है, तो वो क्या करेगा कि जो अदर बैंक है या अदर ब्रांच है उससे एक कॉल मनी ले लेगा। कॉल मनी के बेस पे शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस की अरेंजमेंट करके जो रिजर्व रेशियो है उसको फुलफिल कर देगा। उसके बाद विद इन 15 डेज में 1 to 15 डेज में फंड का अरेंजमेंट करके उसको उसका पैसा चुका देगा और अपना जो RBI की जो रिजर्व रेशियो का जो अमाउंट था वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यह इंटरनल बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ होता है, बैंकों के बीच में यूज़ करने के लिए होता है। कॉल मनी इज ए मेथड बाय विच बैंक बोरो फ्रॉम ईच अदर टू बी एबल टू मेंटेन द कैश रिजर्व रेशियो। द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन कॉल मनी लोन इज नाउन एज ए द कॉल रेट। जो इंटरेस्ट मनी जो रहती है ना कॉल मनी में प्रोवाइड की जाती है, इसे कहते हैं कॉल रेट कहते हैं। ओके, इट इज़ हाईली वोलेटाइल रेट, इज वेरीज फ्रॉम डे टू डे और समटाइम इवन हावर टू आई। और ये काफ़ी वोलेटाइल होती है, यानी काफ़ी बदलती रहती है, फिक्सड रहती है डे टू डे। और बहुत सी बात तो ऐसे कंडीशन होती है घंटे टू घंटे, यानी 1 घंटे पहले क्या रेट थी और 1 घंटे बाद आपकी क्या रेट हो जाएगी, तो वो ये काफ़ी इसकी वोलेटाइल रेट होती है। दैट इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन कॉल रेट एंड अदर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सच एज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल पेपर।
यह अपने जो अदर मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे जस्ट इन्वर्स होता है, जस्ट उसके अपोजिट होता है, जस्ट अ कॉमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ए राइज इन कॉल मनी रेट मेक्स अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस सच एज कॉमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट चीपर इन कंपेरिजन ऑफ बैंक राइज फंड फ्रॉम अदर। इसकी वजह से अदर जो इंस्ट्रूमेंट जस्ट लाइक कॉमर्शियल पेपर हो गया या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, इसकी वजह से उनकी राइस मतलब उनकी प्राइस डिसाइड होती है। अगर ये कम है तो वो भी डाउन चला जाएगा, ये बढ़ता है तो ऑटोमेटिक उनकी डिमांड बढ़ जाएगी और उनकी प्राइस भी बढ़ती जाएगी। तो यह उन दोनों के रिवर्स होता है, मतलब वो कम हुआ तो ये बढ़ जाएंगे, ये बढ़े तो वो कम हो जाएगा, और वो बढ़ा तो ये कम हो जाएंगे। इस अकॉर्डिंग इनका चलता रहता है। नाउ नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इन बियरर from issued by commercial bank and development financial institutions. They can be issued to individual, corporation and companies during period to tight liquidity when the deposit growth of bank is slow but the demand is credit is high. तो यह बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा शॉर्ट टर्म और अनसिक्योर्ड लोन के रूप में, एक तरह से लोन ही कह सकते हैं पर शॉर्ट टर्म लोन के रूप में उनको अवेलेबल करवाया जाता है, या इंडिविजुअल पर्सन को भी दिया जा सकता है, कंपनी को भी दिया जा सकता है, और कॉमर्शियल बैंक जो अपने जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, कोऑपरेटिव जो रहता है उनको भी ये प्रोवाइड किया जा सकता है। और यह मतलब उस ड्यूरेशन किया जाता है जब लिक्विडिटी तो काफ़ी टाइट है, यानी पैसा तो बहुत ही मुश्किल से आ रहा है, पैसे का जो सप्लाई है वो बहुत कम है, कंपनी के पास पैसे की डिमांड मतलब पैसे की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन क्रेडिट काफ़ी हाई है, क्रेडिट उनको काफ़ी चुकाना है, मतलब पैसा ज़्यादा देना है लेकिन उनके पास अभी 8% टाइम पर पैसा नहीं है। तो उस ड्यूरेशन में इसको हम बैंक, ये भी आपकी रेपुटेशन पे डिपेंड करेगा, आपकी बैंक की रेपुटेशन क्या है, आपके ट्रांजेक्शन्स क्या है, अपने लास्ट ईयर कि क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसको भी उसमें बैंक्स वगैरह उनको अवेलेबल करवा के उनकी जो रिक्वायरमेंट है तो उसको फुलफिल कर देते हैं। दे हेल्प टू मोबिलाइज ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर समवेयर। यह बहुत ज़्यादा अमाउंट को शॉर्ट टर्म की अवेलेबिलिटी करने के लिए फुल करते हैं, यानी अगर हमें कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है तो हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का यूज़ कर सकते हैं। कॉमर्शियल बिल, ए कॉमर्शियल बिल इज़ ए बिल ऑफ एक्सचेंज यूज टू फाइनेंस the working capital requirement of business firm. It is a short term negotiable self liquidation instrument which is used to finance the credit sales of firms when goods are sold on credit but buyer। मतलब सीधा सा कह सकते हैं कि यह जो फाइनेंशियल जो अपने एक तरह से जो बिजनेस या कंपनीज होती हैं उनकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यूज़ किया जाता है। इससे ऐसे सपोज मान लीजिए कि कंपनी ने क्रेडिट सेल किया, ठीक है, अब क्रेडिट सेल कर दिया, अब उसका पैसा आना है विद इन मंथ, 15 दिन 20 दिन या 1 महीने के बाद उसका पैसा आना है, लेकिन अभी कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, कि यार मेरे को तो पैसा अभी चाहिए, हमें किसी के पेमेंट्स करने की करना है, अब क्या करेंगे, तो वो सीधा से क्या करते हैं कि जिससे फिक्स जिस डेट को पेमेंट आना है, जिसको अपने उधार बेचा उसने अपने को कमिटमेंट कर दिया कि मैं फलाना 1 तारीख को 2 तारीख को 5 तारीख को आपको पेमेंट कर दूंगा, ठीक है, तो अपन उससे सीधा सा एक नोट लिखवा लेते हैं कि भाई आप हमें लिख के दे दो कि हम फलाना तारीख को आपको पेमेंट श्योरली आपको पेमेंट कर देंगे। अब उसने हमें लिख के दे दिया, अब उस बेस पर हम बैंक से बिल को वो जो उसने रिटर्न में अपने को दिया है ना, एक जो अपने को एग्रीमेंट दिया है कि भाई इतनी तारीख को मेरे को इतना पैसा देना है, तो उस एग्रीमेंट के बेस पर हम बैंक से एक फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को अपनी पूरी करवा सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ये होता है अपना कॉमर्शियल बिल। ओके गाइस, तो ये अपने कॉमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कॉल मनी एंड कॉमर्शियल पेपर एंड ट्रेसेबल। ओके, इनमें आपको जो भी कंफ्यूजन हो प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा और अपनी लाइव क्लास में अपन इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।